विनोद अग्निहोत्री जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विनोद जी, कुछ आंकड़े में देख रहा था कि विधानसभा के चुनाव जब हुए तो बीजेपी का वोट परसेंटेज 49 था। जब लोकसभा के हुए तो तकरीबन 70% के आसपास वोट परसेंटेज था। यानी जनता अलग अलग चुनावों को अलग अलग नजरिए से देख रही है, ये कम से कम इस वोट परसेंटेज से क्लियर है। लेकिन जब हम कैंपेनिंग देखते हैं तो हम देखते हैं एक तरफ नेशनल मुद्दे जो थे वो हावी थे, एक तरफ बुनियादी लोकल मुद्दों को उठाया गया। तो ऐसे में इस चुनाव को आप कैसे देख रहे हैं? जो अब तक वोटिंग परसेंटेज हुआ इसे कैसे देख रहे हैं? और ये जो बढ़ा वोट या घटा वोट होता है, आप मानते हैं इससे कोई असर पड़ता है या फिर आपने अपने आकलन होते हैं केवल? नहीं, देखिए, वोटों के घटने बढ़ने का आकलन तो उसका विश्लेषण तो संजय जी ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, ये डेटा के साथ इनका एक्सपर्टीज है। लेकिन मैं कुछ बुनियादी चीज़ें, एक तो पहली बात मैं इस बात के लिए साधुवाद दूंगा चुनाव आयोग को भी और हिमाचल की सभी राजनीतिक पार्टियों को कि चुनाव बड़े शांतिपूर्ण माहौल में हो रहे हैं। छोटे राज्य की ये एक बड़ी बेहतर स्थिति, कहीं आपको कोई खबर, सुबह से हम भी बैठे हुए हैं, ये नहीं आ रही कि वहाँ ईवीएम लूट ली गई, वहाँ ईवीएम खराब है, वहाँ 2 घंटे से ईवीएम नहीं चली, या वहाँ मतदान केंद्र में ये दिक्कत है। बड़े इत्मीनान से आपके रिपोर्टर भी जो है जो अच्छी अच्छी खबरें दे रहे हैं, तो इसके लिए तो मुझे लगता है एक अच्छा साधुवाद देना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हर चुनाव में जो मतदाता होता है उसका मूड अलग होता है। जब वो म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव, नगर निगम के चुनाव के लिए वोट डालता है तो बिल्कुल एकदम स्थानीय मुद्दे, गली मोहल्ले के मुद्दे पे वोट डालता है। जब वो विधानसभा के लिए वोट डालता है तो देखता है कि इस समय राज्य के मुद्दे कौन से हैं और राज्य में कौन हमारे लिए बेहतर सरकार दे सकता है, या हमारी सर कैंपेनिंग में तो पीओके तक का जिक्र हो गया था। नहीं, वही मैं कह रहा हूं, चूंकि बीजेपी सत्ता में है ना, तो जो सत्ता की एंटी इनकम्बेंसी होती है तो हमेशा जो पार्टी सत्ता में होती है वो उसको अवॉइड करने के लिए वो बड़े मुद्दे लाती है। और बीजेपी की इस समय स्ट्रेंथ जो है वो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, चाहे 370 हो, चाहे वो पीओके हो, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, राम मंदिर हो, विश्वनाथ कॉरिडोर हो, तो ये बड़े मुद्दे जो है, या ट्रिपल तलाक हो, यहाँ तक कि कॉमन सिविल कोड भी, वो भी एक मुद्दा बीजेपी ने उठाया। तो बीजेपी ने, जबकि कांग्रेस स्थानीय मुद्दों पर इसलिए थी कि सेब बागानों किसानों का मुद्दा, ओपीएस का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा ये जो मुद्दे हैं ये वहां की सरकार पर सवाल खड़ा करते हैं। इसलिए हमेशा सत्ताधारी दल एंटी इनकम्बेंसी के मुद्दों को अवॉइड करने के लिए बड़े मुद्दे उठाता है। और चूंकि केंद्र में भी बीजेपी है और राज्य में बीजेपी है, इसलिए जवाब भी उसको ही ज्यादा देने होते हैं। ये एक हमेशा हर चुनाव में होता है। और लोकसभा के लिए जब वोट होता है तो केंद्र के हिसाब से होता है। आप देखिए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी कितनी सीटें जीतती है विधानसभा में, और लोकसभा में सारी सीटें हार जाती है। नहीं, तो ये डबल इंजन की सरकार जो होती है वोटिंग के दिन फायदेमंद होती है, नुकसानदायक होती है? देखिए, डबल इंजन की सरकार के फायदे भी है और नुकसान भी है। अब जैसे आज ये जो है, जब आप स्थानीय मुद्दों से भाग रहे हैं या छोड़ रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं नुकसान की बात है डबल इंजन की सरकार की। फायदा ये होता है कि ये कहने में अच्छा लगता है कि साहब तो अगर केंद्र में भी हमारी सरकार है तो हमको ज्यादा सहायता मिलेगी, ज्यादा अनुदान मिलेगा। लेकिन डबल इंजन की सरकार का मैंने एक उदाहरण है कि महाराष्ट्र में जैसे डबल इंजन की सरकार बनी, वो 1.5 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट जो है गुजरात चला गया और महाराष्ट्र सरकार ने जाने दिया उसको। तो कई बार डबल इंजन की सरकार से ऐसे नुकसान भी होते हैं राज्य के, क्योंकि जब आप नहीं, हालांकि हमारे कार्यक्रम में फडणवीस ने, और जब हमारी बातचीत हो रही थी, सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देखिए 2-3 महीने में कुछ नहीं हो जाता, उसकी एक पूरी पृष्ठभूमि होती है। फडणवीस साहब तो उसको डिफेंड करेंगे। डबल इंजन की सरकार का मुझे लगता है जो नुकसान वाले के एग्जाम्पल 2013 में जब शीला दीक्षित सरकार की जब जबरदस्त हार होती है तो उनकी सरकार के बारे में तो जो छवि थी वो थी, लेकिन जो केंद्र सरकार की जो वो खामियां थी उसके कारण सरकार बुरी तरह से हारी थी। तो ये एक उदाहरण, स्पष्ट उदाहरण की डबल इंजन सरकार से आपको नुकसान भी हो सकता है और फायदा होता है, फायदा भी होता है। ऐसे उत्तर प्रदेश में तो फायदा हुआ आपको डबल इंजन सरकार का। ठीक है।